ओशन के नीचे तो पानी पानी होता है, समुद्र के नीचे तो पानी होता है, जमीन थोड़ी होती है। ओशन के कौन से रिलीफ फीचर्स, ओशन के अंदर ऐसा क्या होगा? तो पैसिफिक ओशन में दोस्तों एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हवाईन आइलैंड्स कहते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा सी माउंट है जिसका नाम है। तो ये तो हमने देखा जैसे जैसे आप गहराई में जाते आओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन इस पैटर्न में टेम्परेचर के डिक्रीज में बड़ा नॉर्मलिटी है। दोस्तों क्लास 10th में एक किताब थी हमारी इंग्लिश लिटरेचर की, है ना, तो वहां पे एक पोइट्री थी और उसके पोइट थे सैमुअल टेलर कोलरिज, ठीक है, और पोइट्री का नाम था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बड़ी खतरनाक है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। तो उसमें एक वाक्य ऐसा है कि जब ये जो आपके समुद्र को जो कहते हैं ना कि अपन पानी जहाज चलाने वाले लोग होते हैं, सेलर्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, तो एक वाक्य ऐसा है कि एक बार इनका जो जहाज है पानी का वो फंस जाता है समुद्र के बीचों बीच। अब यूं तो समुद्र में पानी बहुत होता है, लेकिन सवाल ये है जनाब कि वो पानी जो है ना पीने लायक नहीं होता है। तो सब तब आप देखोगे तो जितने भी हमारे ये सेलर्स हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शिप पे भी पानी खत्म और जो आसपास पानी जिसमें ये जहाज तैर रहा है आपका पानी का, उस पानी को आप यूटिलाइज कर नहीं सकते। तो वहां टेलर साहब एक बात लिखते हैं और बात सुनेगा ध्यान से। तो लाइन कुछ ऐसी थी कि वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट द ड्रॉप टू ड्रिंक। कि देखिए यूं तो पानी हर जगह है, लेकिन उस पानी का एक बूंद भी आप पी नहीं सकते। तो क्या हालचाल दोस्तों, आई गेस बहुत अच्छे होंगे आप सभी, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत सुपर्ब होंगे, बहुत अमेजिंग होंगे और लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, ठीक है, जवाब भी उतना ही सिंपल है। तो सवाल यह है मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर 1, आज जिस टॉपिक है, जिस चैप्टर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, वाटर इन द ओशंस, राइट। तो अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ा। अभी तक हमने जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, हमने इस बार जो है ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा, हमने काफी ज्यादा सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ा। पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है वहां पे हम बात करेंगे कि कैसे समुद्र के अंदर जो प्रेजेंट ओशंस है ना, जो समुद्र के अंदर, सॉरी, जो अपने ओशंस है यार, है ना, जब कुल मिला के ऐसे मान लीजिए कि समुद्र के अंदर जो प्रेजेंट पानी है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैसे क्या चीजें होती हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि समुद्र और महासागर में एक बहुत फर्क होता है। समुद्र भी नो डाउट बहुत ही एंडलेस है दोस्तों, सी भी बहुत एंडलेस है ना, और अगर आप देखोगे तो महासागर उससे विशाल है। तो ओशंस आर इवन लार्जर देन दैट। तो इन ओशंस का क्या खेल है, इसको हम स्टडी करेंगे आज के हमारे टॉपिक, दैट इज वाटर, और साथ ही साथ कौन सा वाला, ओशंस वाले में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो बहुत लंबा टॉपिक है नहीं आपका, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, देन लेट्स फाइंड इट आउट। अब सवाल ये बेटा कि वाटर क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए। मतलब आपको अगर जिंदा रहना है दोस्तों, तो जिंदा रहने के लिए आपको 2 बूंद पोलियो की भी चाहिए, ठीक है, ताकि पोलियो ना हो, और साथ ही साथ पानी की 4-5 बूंदे तो चाहिए, तब जाके काम यहां पे बन पाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स के लिए जो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। अब जो क्रिएचर्स है हमारे अर्थ के ऊपर रहने वाले लोग यार, काफी लकी हैं कि हमारा प्लैनेट एक वाटर प्लैनेट है दोस्तों, अदरवाइज हम लोग यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं पाते। वाटर अगर आप देखोगे, पानी अगर आप देखोगे, तो एक रेयर कमोडिटी है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जो हमारे सौर मंडल है दोस्तों। आपको पता होगा कि हर एक प्लैनेट पे वाटर अवेलेबल नहीं होता आसानी से, और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी इसीलिए कहते हैं बिकॉज अर्थ का काफी हिस्सा जो है पानी से ही ढका हुआ है, ठीक है। तो फॉर्चुनेट है कि हमारे पास पानी मौजूद है जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं। अब अगर आप देखोगे ना सूरज पे पानी है ना किसी और सोलर सिस्टम के अंदर आपको कहीं ना कहीं पानी दिखाई देगा, प्रॉपर पानी, प्रॉपर मतलब वो जमे हुए क्रिस्टल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर पानी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो अर्थ अगर आप देखोगे तगड़े लेवल पे अर्थ के पास पानी है, और तभी तभी अपने पानी को अवेलेबिलिटी की वजह से अर्थ को कई बार ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट अगर आप स्पेस से देखोगे तो पानी के एक्सिस्टेंस की वजह से हमारा जो प्लैनेट है काफी हद तक ब्लू दिखाई देता है। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में अपने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था दोस्तों। तो वाटर क्या एक साइक्लिक रिसोर्स है, ठीक है, इसको आप रीयूज और रीयूज दोनों ही कर सकते हैं। वाटर क्या करता है, एक कंप्लीट साइकिल के थ्रू रिचार्ज होता रहता है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो ओशन से लैंड की तरफ, लैंड से ओशन की तरफ, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब करती है पानी का मूवमेंट किसके ऊपर, इन एंड अबव द अर्थ। अब वाटर साइकिल की जब आप बात करते हैं तो ये काफी बिलियंस ऑफ ईयर्स से जो है ना ये चलती चली आ रही है, और जितने भी हमारे अर्थ के क्रीचर्स हैं दोस्तों वो इसी वाटर साइकिल पे डिपेंडेंट है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे एयर के बाद वाटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है आपके लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। जो अगर हम वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि अर्थ पे कैसे किसके पास कितना पानी है, तो दोस्तों वो काफी अनइवन सा है, राइट। कई लोकेशंस पे बहुत ज्यादा पानी है और कहीं पे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है जब वाटर आपका सर्कुलेट करता है अर्थ के हाइड्रोस्फीयर के अंदर, ठीक है। चले अलग अलग फॉर्म्स, जैसे लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, है ना। इसको हम कई बार क्या कहते हैं बच्चे, तो कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है वाटर का ओशंस के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, लैंड सरफेस के बीच में दोस्तों, है ना। इन्हीं को हम कहते हैं बच्चे यहाँ पे द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको बहुत ही आसान एक सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे की भाषा के मैं आपको समझाऊं
तो आपने सुना होगा कि जो वाटर प्रेजेंट है अपने वाटर बॉडीज में वो गर्म होने के बाद हीट होता है, हीट होने के बाद भाप बनता है, वेपर बन के ऊपर उड़ता है, आगे जब कंडेंस करता है तो बादल बनते हैं और फिर आपकी बारिश होती है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है जिससे वाटर अपना रिसाइकल करता रहता है कि भैया हमारे पानी से कहां गया, पानी से जो है भाप बन के गैस बन के ऊपर गया, एटमॉस्फेयर में पहुंचा, वहां पे कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, बादल बने, वापस जमीन पे आए, फिर जमीन से बहता हुआ जो है वापस आपका कहां चला गया, इन्हीं नदियों में, इन्हीं झरनों में, इन्हीं लेक्स के अंदर, इन्हीं ओशंस के अंदर। तो पानी क्या हो रहा है दोस्तों, लगातार यहाँ पे रिचार्ज आउट होता रहा है। पानी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे लगातार रिचार्ज होता जा रहा है। लगातार आप देखोगे पानी जो है ऊपर से गिर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है, फिर वापस से प्रोसेस रिपीट होता है। तो इसी को हम कहते हैं द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे, लेट्स मूव फर्दर। तो देखिए कैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपकी वर्क करती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, नंबर वन कि देखिए क्या हुआ कि जो आपका नंबर वन ये अपना ओशन था, ओशन से क्या हुआ, इवापोरेट किया पानी, ठंडा हुआ तो बादल बने, प्रेसिपिटेशन हुई। अब कई बार हो सकता है कि जो विंड है इन बादल को बहा करके कहीं और ले जाए। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा इस पर्टिकुलर इलाके में तो पानी बहता हुआ जो है वापस से क्या होगा, कुछ पानी अंडरग्राउंड चला जाएगा और कुछ पानी बहता हुआ जो है वापस इन्हीं ओशंस में, इन्हीं नदियों में, इन्हीं जो है लेक्स वगैरह में वापस चला आएगा। तो इस तरीके से पूरी साइकिल अपनी रिपीट होती रहती है, जिसको आप कहते हो द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या कहते हैं दोस्तों से हम, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स और उसके प्रोसेस की, तो देखिए वाटर स्टोर होता है जो आपके ओशंस के अंदर। प्रोसेस क्या है उसके पीछे, इवापोरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लाइम स्टेट मतलब क्लियर यार, कि मतलब जब कोई चीज ऐसी जो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए आपकी गैसियस स्टेट में, राइट। वाटर इन द एटमॉस्फेयर किस वजह से बनता है, कंडेंसेशन से, है ना, फिर अपना प्रेसिपिटेशन होती है। आइस एंड स्नो के फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है, स्नो जब मेल्ट करता है तो जो है बर्फ पिघलती है तो पानी के फॉर्म में बहती हुई स्ट्रीम्स में चली जाती है। सरफेस रन ऑफ जो आपका सड़कों वगैरह से जमीन से बह करके पानी निकल रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो आपके जमीन के नीचे स्टोर्ड है। तो एक कंपोनेंट्स हैं किसके, हमारे वाटर साइकिल के, और साथ ही साथ प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर साइकिल रिपीट करती है। अब कहानी अगर आगे बढ़ाऊं बच्चों फटाफट से, तो करीब 70% जो आपका प्लैनेट पे पानी है ये आपको ओशंस में मिलता है। ठीक है, तो 71% अगर मान लीजिए 71% पानी जो है कहां मिलता है, ओशंस में मिलता है। और जो बाकी है आपको फ्रेश वाटर के फॉर्म में, ग्लेशियर्स हो गए, आइस कैप्स हो गए, जमीन के नीचे पानी हो गया, लेक्स हो गए, सॉइल के अंदर मॉइस्चर हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बादल वगैरह के फॉर्म में स्टोरेज हो गया, स्ट्रीम्स हो गई। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्स है। बाकी 71% पानी का है आपके ओशंस के अंदर। अब क्या होता है कि नियरली 59% वाटर जो कि जमीन पे गिरता है, ठीक है, वापस कहां चला जाता है, वापस से एटमॉस्फेयर। कैसे, इवापोरेशन के थ्रू, ओशंस वगैरह के थ्रू। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जो बाकी बच जाता है आपका, इसको आप रन ऑफ सरफेस कहते हैं, वो क्या करता है, जमीन के नीचे चला जाता है, या बहुत हायर एरियाज में तो ठंडा होकर ग्लेशियर बन जाता है। तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा कि यार जो रिन्यूएबल वाटर है ना हमारे अर्थ के ऊपर, वो काफी कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप देखोगे जो डिमांड है वो लगातार काफी इंक्रीज होती जा रही है। एंड इसी वजह से आप देखेंगे वाटर की दिक्कत है, किल्लत है कई सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, हर तरीके से जो पोल्यूशन है रिवर वाटर का, उससे क्या हो गया, पोल्यूशन की वजह से अभी इस प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट द रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। अब बहुत सारे लोगों को लगता था जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, जिसको ज्योग्राफी नहीं आती, ठीक है, तो तुम आप जो है सिंपल सी बात है, राइट। तो जिसको ज्योग्राफी नहीं आती दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। क्या चैलेंज आएगा, वो चैलेंज ये होगा कि उसको लगता होगा कि जमीन तो सिर्फ वही है जिसके ऊपर वो रहता है ना, ओशंस के नीचे कोई जमीन ही नहीं होगी। हाँ जी, तो बच्चों हम बात कर रहे थे ना यार कि भैया जिसको ज्योग्राफी नहीं आती होगी, ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा यार ज्योग्राफी, वो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा दोस्तों, वो तो यार यही सोचेगा ना यार, क्या सोचेगा भाई, कह रहे यार ओशन के नीचे तो पानी पानी होता है, समुद्र के नीचे तो पानी होता है, जमीन थोड़ी होती है, ओशन के कौन से रियली फीचर्स, ओशन के अंदर ऐसा क्या होगा। उसको लगता है यार पहाड़ वहाड़ ये सब ना है, सब जो है ऊपर है, जमीन पे ही होता है। चलो, तो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स अगर तुमको कोई मिले तो समझा देना। तुम आजकल क्या है ना, कभी साइंस वाले बड़ी हवाबाजी करते हैं, और तेरे को पता नहीं, तुम कहते तेरे को पता नहीं है अभी, ठीक है, कि ओशन के नीचे भी रिलीफ फीचर होते हैं। आओ समझाता हूं कौन से। ठीक है, चलो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कि जो हमारे ओशंस होते हैं ना यार, अब आपको ना उनको डिमार्केट करना, डिफाइन करना, भैया ये अलग वाला, ये अलग वाला, ये बहुत मुश्किल होता है। कैसे निकालोगे तुम, भाई साहब पानी पानी है यार वो। अब आप जब उसको कहते हैं वर्चुअली देखते हो, जब मैप के थ्रू देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये अटलांटिक है, ये पैसिफिक है, ये आर्टिक है। तो दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ओशंस के साथ एक दिक्कत है, आपस में ना मर्ज कर जाते हैं। तो ज्योग्राफर्स ने क्या किया, ओशंस को ना एक तरीके से 5 बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन और आपका आर्टिक। अब जो बाकी जितने भी समुद्र हैं, बे है, खाड़ियां हैं, गल्फ वगैरह हैं, ये सभी बेटा इन्हीं 4-5 लार्ज ओशंस का, 4-5 जो लार्ज ओशंस का जो पार्ट है बेटा आपका यही है। ठीक है, तो वेरी सिंपल।
अब जो मेजर पोर्शन है ओशन फ्लोर का वो आपको कहां मिलता है, 3 से 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। तो जहां तक आपको सी दिखाई दे रही है ना वो आपका सी का लेवल है, राइट। सो 3 से 6 किलोमीटर जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ओशन का फ्लोर देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब लैंड अंडर द वाटर्स ऑफ द ओशन, जिसको आप ओशन फ्लोर कहते हो बेटा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके के फीचर्स आपको डिस्कस करती है। तो जो जमीन है आपका, ये आपका ओशन का सी लेवल है, ये सी लेवल पे है बिल्कुल चीजें, ठीक है। सी का समुद्र का ऐसा लेवल है, ठीक। अब इसके 3 से 6 किलोमीटर तुम कहां गए, नीचे चले गए। अब नीचे तुम्हें क्या मिलेगा, नीचे तुम्हें जमीन मिलेगा, और जमीन में बहुत फीचर्स हैं यार। 3 से 6 किलोमीटर समझते हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया यार ये, ठीक है। चलो, अब जो फ्लोर्स होती है ना ओशंस की, रग्ड होती है, रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ होती है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, सबसे गहरे गड्ढे, ट्रेंचेस, लार्जेस्ट प्लेन्स आपको यहां मिलेंगे। आप सुन के शॉक हो जाओगे। ये फीचर्स कैसे फॉर्म हुए हैं, सिंपल सी बात है, आपके कॉन्टिनेंट्स के फीचर्स बने, कॉन्टिनेंट्स बने, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज से और डिपोजिशन प्रोसेस से। तो जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए ना बेटा, वैसे वैसे अगर आप देखोगे तो हमारे ओशंस के जो इंटरनल फीचर्स है वो भी फॉर्म हुए। लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर्स। अब दोस्तों ओशन फ्लोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 बड़े बड़े डिविजन्स में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है द डीप सी प्लेन, और चौथा है द ओशन डीप्स। अब इन डिविजन्स के अलावा भी कुछ मेजर एंड माइनर रिलीफ फीचर्स मिलते हैं आपको ओशंस के अंदर, जैसे रिजेस हो गई, है ना। रिजेस क्या होता है, ऐसे इस तरीके का डिवाइडिंग टाइप का होता है, मतलब दो ऐसे माउंटेनियस रीजन है उसके बीच का एक डिवाइड हो गया, ठीक है। इस टाइप के हम इलाके को रिज कहते हैं। हिल्स हो गए आपके, फिर सी माउंट्स हो गए, गुआर्ट्स हो गए, ट्रेंच मतलब काफी गड्ढे होते हैं, मारियाना ट्रेंच के बारे में आपने सुना होगा, कैनियंस होते हैं। तो ऐसे कई सारे मेजर माइनर फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फीचर, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आप देखोगे तो ये एक्सटेंडेड मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, जिसको कंपैरेटिवली पानी ने ढक लिया। आप इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए साहब आप सी लेवल पे खड़े हैं, आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका सी स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे जमीन खत्म हो गई आगे, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ना ऐसा एक्सटेंड करता है आपका पानी के अंदर, और पानी उसको ऊपर से यहाँ पे कवर कर लेता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पानी का डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होगा, गहराई बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। गल्फ अगर आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे ना। तो ये क्या है, सबसे शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है। मतलब आप ये मान लीजिए जहां पे पानी सबसे कम है, सबसे कम गहरा वाला इलाका होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज ग्रेडियंट मतलब जो ढलान होगी इसमें 1 डिग्री की होगी, इससे भी कम होगी। तो शेल्फ होती है टिपिकली कहां एंड करती है, एकदम स्टीप स्लोप पे। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि अपना ये मैंने बताया ना कि कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था, जमीन वाला पार्ट था, कुछ पार्ट एक्सटेंड होता गया। अब जहां पे आपका शेल्फ एंड होगा आकर के, जिस पॉइंट पे एंड होगा एकदम सकरे पॉइंट पे, इसे हम कहते हैं शेल्फ पे ब्रेक आ जाना, ठीक है। भाई यहाँ पे शेल्फ आपका एंड हो गया, ब्रेक हो गया। अब जो विथ है, चौड़ाई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जो एवरेज अगर हम चौड़ाई निकालें तो दैट इज 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 80 किलोमीटर का एवरेज विथ रहता है, चौड़ाई रहती है। शेल्स क्या होती हैं, ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाती हैं या नैरो होती हैं कई सारी सीज के अलोंग। जैसे अगर आप देखोगे अगर चिली के कोस्ट, जो चिली है साउथ अमेरिका के अंदर, राइट, वहां के तटीय इलाकों में आप जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको है तो बहुत पतली मिलेगी, या तो आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल मिलेगी। वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा हो गया, इसके कई एग्जांपल्स हैं। कॉन्ट्ररी अगर आप साइबेरियन शेल्फ के देखें, आर्टिक ओशन के अंदर अगर देखिए तो साइबेरिया वाला साइड है, वहां पे जो शेल्फ है आपकी लार्जेस्ट मानी जाती है वर्ल्ड में, 1500 किलोमीटर का उसका चौड़ाई, आप ये देखिए। तो डेप्थ अगर आप देखोगे शेल्फ का वो भी वेरी करता है। हो सकता है कुछ इलाकों में सिर्फ 30 मीटर गहरी हो, और कुछ इलाकों में कम से कम 600 मीटर गहरी हो। तो जो इसका विथ यानी चौड़ाई है, उसका जो गहराई है दोस्तों, काफी वेरी करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जमीन का एक हिस्सा है जिसको ऊपर से पानी ने कवर किया हुआ है दोस्तों। अब पानी ने भाई साहब कवर कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, भैया पानी यानी एकदम खतरनाक तरीके से इसको कवर करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो कहीं पे ये कम गहरा होगा, कहीं पे थोड़ा ज्यादा गहरा होगा, बट ओवरऑल अगर हम ओशन के हिसाब से बात करें तो दोस्तों ये ओशन का ना आप ये मान लीजिए कम गहराई वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो कम गहराई वाला इलाका है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब अगर आप देखोगे तो जहां पे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा होगी ना, वहां पोर्ट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। पोर्ट समझते हो क्या होती है, बंदरगाह, जहां समुद्र में जहाज खड़ा होता है। और पानी के जहाज को ना पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जब तक गहराई नहीं होगी ना पानी में तब तक जहाज खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। खासकर बड़े बड़े जो आपके वो होते हैं, मतलब क्या ना, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं। अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम बताऊं क्या, कि इंडिया में आपने देखा होगा कि भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे जितने आपको बंदरगाह दिखाई देंगे, लाइन से आप गुजरात से आ जाइए, गुजरात, मुंबई, मतलब आपको हर एक स्टेट में बंदरगाह लगभग देखने को मिलता है। आप ईस्टर्न साइड पे आइए, आपको ईस्टर्न साइड पे होते पोर्ट्स नहीं मिलते। उसका रीजन पता है आपको क्या है, रीजन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कि ईस्टर्न वाले साइड पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है। तो हार्बर बनाने में वहां पे जहां पे जहाज को आप खड़ा कर सकते हो, वहां बहुत दिक्कत आती है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि शैलो वाटर में ना बहुत इजीली जहाज खड़े नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको दिखता है। क्वेश्चन एक बार आया था, है ना, कि ईस्टर्न साइड पे क्यों है कम, तो दैट्स द रीजन कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी तगड़ी है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कौन कवर करता है, देखिए अलग अलग टाइप का बताया कि थिकनेस होता है, ठीक है। तो थिकनेस कैसे बनती है, ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स ले आई, या कई बार पहाड़ी इलाके के साइड की बात करें, देखो जैसे आप फिनलैंड की बात करिए,
फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड वगैरह। तो यहाँ पे ना ऐसे पहाड़ हैं जो बिल्कुल ऐसे समुद्र से लगे लगे हैं। तो ज्योग्राफी बहुत डिफरेंट है। देखो इंडिया का बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में जहां पे आप देखेंगे पहाड़ बहुत लंबे लंबे हैं, वहां पे आपको समुद्र नहीं दिखाई देगा। जैसे हिमालयन टाइप के माउंटेन्स में समुद्र नहीं होता है, ठीक है। बट कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास पहाड़ बहुत तगड़े तगड़े हैं और उनके पहाड़ों से लगे लगे समुद्र हैं। तो ऐसे कंट्रीज में ना आपको इस टाइप की चीज ज्यादा देखने को मिलती है ना। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए ग्लेशियर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आए। तो हमने पढ़ा था मोरेन, याद है आपको मोरेन? तो हम लोग जब देखते थे कि ग्लेशियर जब मूव करता है, आपका ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो ग्लेशियर मूव करता है, तो अपने साथ काफी सारा सेडिमेंट जो है ना उखाड़ता लेके जाता है कि नहीं? पढ़े देख रही हम कि काफी सारे सेडिमेंट्स भैया अपना साथ उखाड़ ले जाता है और एक टाइम पे आप देखो जाके कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये जो शेल्स आपकी किससे कवर्ड होती है? इन्हीं सेडिमेंट से, ठीक है। जो रिवर्स ग्लेशियर्स, विंड या फिर आपका लैंड से आ रहा है या वेव्स की वजह से यहाँ डिपॉजिट हो गया करके। तो बहुत सारे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे have been received by long time by continental shelf। तो वो उसके इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर अच्छा खासा डिपोजिशन है सेडिमेंट्स का, तो कई बार फॉसिल फ्यूल्स मिलने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं ऐसी शेल्स के अंदर, ठीक है। चलो अब दीज आर द रिलीफ फीचर्स। तो देखो आप देख पा रहे हो कितना किस तरीके से, देखो मैंने आपको बताया ना बच्चे, बिल्कुल वैसे ही चीज है, ठीक है। तो देखो पहला डायग्राम देखो आप, एकदम यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आकर के ये क्या होने लगी, थोड़ी सी ढलान की तरफ एकदम, दिस इज कॉल्ड एज शेल्फ ब्रेक। फिर यहाँ पे एक और ढलान है, इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहेंगे। फिर इधर राइज आ जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी वेरी सिंपल नाउ। तो हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पे नंबर 1, ठीक है। तो ये अपना हिसाब किताब हो गया, तो रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोस। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अपने पास और मल्टीपल फीचर्स बनेंगे। डीप सी ट्रेंचेस हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, सी माउंट्स हैं, ठीक है। चलो तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल यहां तक कहानी समझ में आएगी, व्हाट डू मीन बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एंड विल टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो फटाफट से इस फीचर्स को देख लीजिए और फिर इसके बाद आगे चलते हैं अबाउट द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है दोस्तों। चलिए तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना। चल तो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब हम बात करेंगे इसके स्लोप की। तो देखो स्लोप का बहुत सिंपल सीन है। स्लोप क्या करता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ओशन के जो बेसिन्स होते हैं, बेसिन्स मतलब एक तरीके का सिंपल एरिया आप समझ लीजिए, ठीक है, एकदम लेमन भाषा में समझेंगे इसको, ठीक है। तो ओशन के बेसिन्स को किससे कनेक्ट करता है, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के साथ, ठीक है। ये कहां से बिगिन होती है, जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खटक से एकदम शार्पली ड्रॉप कर रही होती है, वहां से आपका स्लोप स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे आई और शार्पली जो है ना ऐसा गिरना लगी, वहां से स्टार्ट होगा आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक। चले अब जो ग्रेडियंट है ये काफी वेरी करेगा। ग्रेडियंट समझते हो कि किस एंगल पे, किस ढलान पे जो है कोई चीज निकल रही है यहां से, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द ग्रेडियंट। इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है, कि किस एंगल के कितने एंगल पे ऐसा ढलान बन रहा है। तो यहां पे अगर ग्रेडियंट देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 2 से 5 डिग्री का ढलान रहता है। अब डेप्थ की बात करें, कितना गहराई है, कितना डेप्थ है ना, तो ये वेरी करेगा 200 से लेकर 3000 मीटर तक। जो स्लोप का बाउंड्री है, जहां पे एकदम बाउंड्री आ गया, वो आप समझ जाइए कि बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स आपके यहाँ पे आके खत्म हो गए और कैनियंस एंड ट्रेंचेस, काफी सारे गड्ढे आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्लोप स्टार्ट हुआ आपका, फिर जहां पे अगर आप देखोगे कि हमारा, सॉरी इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो शेल्फ जो है जहां पे बिल्कुल एकदम आकर के ब्रेक होती जा रही है, तो उसको हम कहते हैं शेल्फ ब्रेक। फिर वहां से आगे जब नीचे की तरफ एकदम से ढलान गिरेगी, ठीक है, देखो आप देख पा रहे होगे, तो एकदम से देखो ढलान गिरेगी, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसके अंदर ना ढलान का वेरिएशन होता है डिग्रीज वाइज, वेरी वेरी सिंपल माय डियर। और यहाँ पे जो विड्थ है वो भी काफी ज्यादा आपकी वेरी करती है। तो कितना वेरिएशन आ सकता है ग्रेडियंट में, लगभग 2 से 5 डिग्री के बीच में। और जो आपका गहराई है, जो विड्थ है आपका, वो 200 से 3000 मीटर के बीच में, राइट। तो यहां पे आके आप ये समझ जाइए कि बिल्कुल आपका जो है ना कॉन्टिनेंट अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल वाला कोई सवाल नहीं बचा। अब आप बात करते हैं डीप सी प्लेन्स की। तो डीप सी प्लेन्स क्या होते हैं, जेंटली स्लोपिंग एरियाज होते हैं ओशनिक बेसिन्स के। तो जहां पे अपना ओशन का जो इलाका है थोड़ा सा स्लोप कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं डीप सी प्लेन्स। अब अगर आप देखोगे काफी फ्लैट होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं इनफैक्ट, और डेप्थ जो है इनका वेरी करता है 3000 से 6000 मीटर के बीच में, ठीक है। ये जो प्लेन से किससे कवर्ड होते हैं, फाइन ग्रेन सेडिमेंट से, अच्छे क्वालिटी के, बढ़िया एकदम फाइन ग्रेन, एकदम मक्खन वाले जो ग्रेन सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्ले हो गया, सिल्ट हो गया ना, तो सिल्ट बहुत स्मूथ होता है, फाइन होता है। तो ऐसे सेडिमेंट्स आपको यहाँ पे डीप सी प्लेन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज द ओशन बेसिन, अपना डीप ओशन बेसिन है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डीप सी प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डीप सी प्लेन्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो डीप सी प्लेन्स क्या होते हैं, कुछ खास नहीं है दोस्त, सिंपल सी बात है, जेंटली हल्के स्लोप वाले एरियाज होते हैं हमारे ओशनिक एरिया के, ठीक है। फ्लैट होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं काफी, और वेट जो उनका गहराई है जिस पे आपको देखने को मिलेगा 3000 से 6000 मीटर के बीच में वेरी करती है, ठीक है। चलिए
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओशनिक डीप्स है जिनको आप ट्रेंचेस कहते हैं। तो आपने सुना होगा मारियाना ट्रेंच बहुत गहरी है दोस्तों। तो ये वो एरियाज हैं जो सबसे गहरे पार्ट है पूरे समुद्र के। तो ट्रेंचेस होते हैं ना बेसिकली कंपैरेटिवली आप देखेंगे स्टीप साइड होते हैं, तो उनका जो साइड होता है काफी सकरा सा होता है, बेसिन जो एरिया होता है काफी पतला सा होता है, राइट। तो मैंने बताया ना एक बड़ा सा गड्ढा, जैसे आप ड्रिल करते हो ना, आप समझ लीजिए एक बड़ा सा गड्ढा, वैसा ड्रिल आपने मार रखी है, बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो ये कभी कभी 3 से 5 किलोमीटर डीप होते हैं, है ना, बाकी ओशन फ्लोर से कंपैरिजन में 3 से 5 किलोमीटर ज्यादा गहरे होते हैं। ये कहां अकर करेंगे द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। तो जो कॉन्टिनेंटल स्लोप्स का बिल्कुल बेस होता है, जो निचला पार्ट होता है बेटा, वहां पे आपको ट्रेंचेस देखने को या ओशन डीप्स देखने को मिलते हैं, राइट। साथ ही साथ जो आपके आइलैंड आर्क्स होते हैं, कई बार आप देखोगे एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स का कारण बन जाते हैं कई बार। दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जब हम बात करते हैं प्लेट मूवमेंट्स की, तो हम वहां पे जरूर से स्टडी करते हैं ट्रेंचेस को। करीब 57 ऐसे ओशन डीप्स या ट्रेंचेस को एक्सप्लोर किया जा चुका है, जिसमें से 32 आपको पैसिफिक ओशन में मिलेंगे, 19 मिल जाएंगे अटलांटिक के अंदर और 6 मिल जाएंगे आपको इंडियन ओशन के अंदर। तो मारियाना ट्रेंच माना जाता है वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, बहुत गहरा है दोस्तों, बहुत गहरा। तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कुआं होता है ना, तो वैसे आपके आसपास का जमीन जितना है उसके मुकाबले उससे ज्यादा गहरा आपको कुएं जैसा आपको दिखाई देगा। दैट इज योर डीप ट्रेंचेस, ठीक है। चलिए, तो इसको बेसिक बेसिक आइडिया में हम इसको समझ सकते हैं। चलो आगे बात करेंगे बच्चों फटाफट से। लेट्स टॉक अबाउट माइनर रिलीफ फीचर्स। अब देखिए कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स भी होते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम द अबव जो हमने डिस्कस किए, कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ जैसे मिड ओशनिक रिजेस, अब मिड ओशनिक रिजेस दो चेन्स ऑफ माउंटेन से बनती है जिसको सेपरेट किया जा रहा है बाय अ लार्ज डिप्रेशन। तो मान लीजिए सिंपल सी बात है, दो चेन्स ऑफ माउंटेन्स है, अपनी एक माउंटेन से है, बीच में एक बड़ा सा डिप्रेशन है, गड्ढा सा है, और फिर एक माउंटेन चेन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो दो माउंटेन चेन्स जब एक बड़े से डिप्रेशन द्वारा आपकी सेपरेट हो जाए तो ये बन जाती है द मिड ओशनिक रिज। अब जो माउंटेन रेंजेस है इनके पास पीक्स हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, इनकी चोटी होगी कितने हाइट तक की, लगभग 2500 मीटर तक की। कभी कभी तो आप देखोगे कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो ओशन की सरफेस के ऊपर तक निकल आते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे आइसलैंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका दोस्तों, आइसलैंड एक बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत ही सुंदर। तो ये एग्जाम्पल है आपके ऐसे ही किसी पहाड़ का जो अभी समुद्र के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये किसका पार्ट है, मिड अटलांटिक रिज का। तो हमने क्या देखा, समुद्र में जब इतने गहराई पे आप चले जाते हो तो आपको बहुत सारे यार माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिनकी हाइट काफी बार 2500 मीटर तक चली जाती है। 2500 मीटर मतलब सीधी भाषा में 2.5 किलोमीटर ऊपर, ठीक। अब अगर आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो और हाइट तक जाते हैं, एज अ रिजल्ट वो समुद्र के ऊपर देखने लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका आइसलैंड, जो कि किसका पार्ट है, मिड अटलांटिक रिज का। अब सी माउंट की बात करें, ये भी एक पहाड़ है ना, सी माउंट क्या है, ये भी एक पहाड़ है, माउंटेन है जिसके पॉइंटेड समिट्स हैं, इसकी जो चोटियां हैं वैसे पॉइंट वाली हैं, ठीक है। पॉइंटेड समिट्स है, सी के फ्लोर से राइज करते हैं, दैट डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशन। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि समुद्र से राइज तो करेंगे लेकिन सरफेस ऑफ द ओशन तक पहुंच नहीं पाते। सी माउंटेन्स काफी ज्यादा आप देखोगे वॉल्केनिक होते हैं ओरिजिन में, करीब 3000 से 4500 मीटर टॉल हो सकते हैं। द एम्परर सी माउंट है ना, ये किसका एक्सटेंशन है, हवाईन आइलैंड्स का, पैसिफिक ओशन के अंदर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो पैसिफिक ओशन में दोस्तों एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हवाईन आइलैंड्स कहते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा सी माउंट है जिसका नाम है द एम्परर सी माउंट। दोस्तों ये परफेक्ट एग्जांपल है अपने सी माउंट्स का। तो जनरली क्या है, माउंटेन है जिसका समिट एकदम पॉइंटेड है और ये सी फ्लोर से राइज करता है ना, जो ऑब्वियस सी बात है कभी कभी जो है आपके ओशन फ्लोर तक नहीं पहुंच पाता। तो सी माउंट्स कई बार वॉल्केनिक इन नेचर होते हैं और इनका हाइट भी काफी ज्यादा हो सकता है, राइट। सो दैट इज वन पॉइंटर, राइट। कुछ कुछ आपको कभी देखने को मिल सकते हैं। सबमरीन कैनियंस, ये क्या है, कैनियंस ऑब्वियस सी बात है वैलीज है, जहां कैनियन की बात है कि मतलब खाई की बात करें, वैली की बात करें, घाटे की बात करें, तो ये डीप सी वैलीज होती है, ठीक है। सबमरीन क्योंकि है ऑब्वियस सी बात है पानी के अंदर है, ठीक है, तो दैट इज वाई इनका नाम सबमरीन यहां से आ गया, ठीक है। तो जैसे कोलोराडो नदी में ग्रैंड कैनियन बना हुआ है ना यूएस के अंदर, हमने देखा भी था कैनियन ऐसे ऊपर से एकदम चपटा, मतलब बड़ा सा, नीचे थोड़ा सकरा सा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ आपका समुद्र के अंदर है। सो दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्स, कभी कभी आपको है ना कॉन्टिनेंटल शेल्स को ऐसे काटते हुए जो है दिख जाएंगे। एंड कभी अगर आप देखोगे है ना, जैसे हडसन कैनियन है, तो हडसन कैनियन को माना जाता है द बेस्ट सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैनियन क्या है, कैनियन दोस्तों यहाँ पे डीप वैलीज है, ठीक है। व्हाट आर कैनियंस गाइस, कैनियंस आर यहाँ पे डीप वैलीज, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कैनियंस की, तो ये क्या होती है बेटा, डीप वैलीज होती हैं, बट अगेन समुद्र के अंदर होती हैं, ठीक है। तो दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। तो ये कहां होती है दोस्तों, समुद्र के अंदर। सबमरीन का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है यार समुद्र के अंदर प्रेजेंट होना, ठीक है। और कैसे होती है, जैसे कैनियन, जैसे कोलोराडो रिवर में आपका ग्रैंड कैनियन बना है तो ऐसा काटती हुई निकल रही है ना, तो वैसे ये भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को ऐसे काटता हुआ निकलता है, राइट, ऐसे बनाता हुआ अपना वे। फिर गोयार्ड्स की बात करते हैं, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट है, सी माउंट है लेकिन कोनिकल नहीं है, ऐसा फ्लैट टॉप्ड वाला, इस टाइप से कुछ है, ठीक है। तो ये दिखाते हैं एविडेंसेस ऑफ ग्रेजुअल सबसिडेंस। सबसिडेंस का मतलब होता है जब कोई चीज नीचे से दब रही हो, ठीक है, सबसाइड कर रही हो, दबती जा रही हो, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे तो कई सारे मतलब कई टाइम पीरियड के बीच में ना धीरे धीरे करके सबसाइड होती गई, धीरे धीरे दबती गई। तो एज ए रिजल्ट जो टॉप है आपका इसका फ्लैट हो गया। ठीक है, सबमर्ज माउंटेन से पानी के अंदर है दोस्तों। एस्टिमेट किया जाता है कि 10,000 से ज्यादा सी माउंट्स एंड गोआर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर ही। आप सोच सकते हो कि गोआर्ड्स, तो गोआर्ड्स क्या है, सी माउंट्स हैं, लेकिन इनका टॉप जो है काफी सकरा सा, मतलब टॉप एकदम बिल्कुल चपटा सा, फ्लैट सा है, और काफी समय से जो है ऐसे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ये दबते जा रहे हैं ऐसे करके। तो उसका जो टॉप है आप देखोगे पॉइंटेड अभी नहीं रहा। तो अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन के अंदर तो करीब 10,000 सी माउंट्स और गोआर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स अ नाइस वे, है ना। पैसिफिक भी बड़ी नोटोरियस है भाई। चलिए अब बात करते हैं अटॉल्स की। तो अटॉल्स क्या दोस्तों, ये होते हैं अपने लो आइलैंड्स। ठीक है, कहां मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के ओशंस में। तो जो ट्रॉपिकल रीजन वाले आपको ओशंस है वहां पे आपको लो आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिसे आप अटॉल्स कहते हैं। और यहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत होती है। कोरल समझते हो क्या होता है दोस्तों? कोरल ना छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, जब मर जाते हैं तो इनकी बॉडी से ऐसे स्केलेटन से ना कैल्शियम कार्बोनेट सा सेक्रेट होता है, तो ये ना जमने लगते हैं अगर आप देखेंगे। और फिर ये बड़े मतलब इंटरेस्टिंग टूरिस्ट साइट भी बन जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस है ना। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो बीच में मान लीजिए गड्ढा सा डिप्रेशन है और ये इसके आसपास ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, लो आइलैंड्स है। कहां पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ओशंस में, जिसमें कोरल रीफ्स होती हैं सराउंडिंग ए सेंट्रल डिप्रेशन। इट मे बी अ पार्ट ऑफ द सी, हो सकता है ये लगून का, सी का किसी का हिस्सा हो, है ना। कभी कभी आप देखोगे कि अटॉल्स अगर आप देखेंगे तो अटॉल्स को मैं बहुत आसानी समझाता हूं। देखो अटॉल्स क्या है ना, कुछ इस तरीके के सर्कुलर शेप्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स है समुद्र के अंदर। कई बार जो आपको खारा पानी होता है, ब्रैकिश पानी होता है, या फिर समुद्र का कुछ ऐसा इलाका जहां पे ना थोड़ा कम पानी वगैरह अवेलेबल है, वहां पे आपको ऐसे अटॉल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे ना, कोरल्स, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो वो क्या होता है, जब डेड होते हैं ना तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करने की वजह से जो है ना एकदम से ऐसे चिपक से जाते हैं। तो लोग ना कई बार इनको विजिट करने जाते हैं, कोरल्स देखने जाते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ कोरल, आप कह सकते हो रिलेटेड टू द इनसाइड आइलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, लो आइलैंड से कहां मिलेंगे, ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर ज्यादातर, और कोरल्स इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो उसको हम कहते हैं द अटॉल्स। तो आपको याद होगा क्लास 9th में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए नाउ अब अगर हम बात करें बेटा टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर की, तो अभी तक तो हमने रिलीफ फीचर्स की बात की। देखिए ऐसे रिलीफ फीचर्स यहाँ पे बनते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। सो ओशन वाटर्स ऑब्वियस सी बात है, समुद्र की जो पानी होता है आपका सोलर एनर्जी से हीट अप हो जाते हैं जैसे आपका लैंड होता है। अब अगर आप देखोगे जो प्रोसेस है आपका हीटिंग एंड कूलिंग का पानी का, वो कंपैरेटिवली लैंड के मुकाबले स्लोअर है। लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, बट इट्स नॉट विद द ओशन। तो अगर आप देखोगे तो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को ऑफ द ओशन वाटर, वो क्या है भाई, नंबर 1 पहला है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, ध्यान देंगे सही बच्चे, तो पहला सबसे पहला है बेटा अपना लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर। अच्छा, अब अगर आप देखोगे जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का, वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे जो आपका समुद्र का पानी है उसका सी टेम्परेचर जो है, वाटर टेम्परेचर काफी डिक्रीज करेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है यार। इसके पीछे का रीजन की जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो कम होती जाएगी, है ना। ये नॉर्मल सी बात है यार, जितना आप इक्वेटर पे हो, इक्वेटर पे आपको इंसुलेशन काफी बढ़िया मिलता है, समुद्र के मतलब जो सूरज की रोशनी काफी बढ़िया आती है। पर आप जितना इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ोगे, रोशनी भी तो आपकी इंक्लाइन होती जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना आपकी सन रेस इक्वेटर पे ऐसे पड़ रही है, बाकी जितना दूर जा रहे हो ऐसे होती जा रही है। तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी रिड्यूस हो रही है, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। ठीक है, नाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब जो ओशियंस हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो ज्यादा हीट रिसीव करती है ना, क्योंकि उनका जो कॉन्टैक्ट है वो लार्जर टर्म्स में लैंड के साथ है। ठीक है, अगर ओशियंस की हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले, तो क्योंकि आप देखोगे ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स कहाँ है आपके, ऑब्वियस सी बात है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न में बहुत कम है। तो एज अ रिजल्ट आप देखेंगे जो नॉर्दर्न वाली हेमिस्फीयर की जो ओशियंस है वो ज्यादा हीट रिसीव करती है कंपेयर टू सदर्न। प्रिवेलिंग विंड सिस्टम, अब जो विंड्स अगर आप देखेंगे जो ब्लो करती है लैंड से ओशियंस की तरफ, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो वार्म सरफेस होता है ना वाटर का, उसको काफी हद तक थोड़ा सा भगा देती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कि जो कोल्ड वाटर है आपका, वो यहाँ पे नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है, कई बार लॉन्गिट्यूड्स में वेरिएशन आ जाता है, इट इज रिजल्ट्स इनटू लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, है ना। चलिए, अब कॉन्ट्रेरी टू दिस, जो ऑनशोर विंड्स आपके शोर के पास में जो मतलब आप कह सकते हो बह रही है, ये क्या करेंगे, वार्म वाटर को ऐसा पाइल अप कर देंगे कोस्ट के पास, एंड इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो विंड सिस्टम बहुत हद तक यहाँ पे क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो बहुत ध्यान से देखा, देखिए अगर लैंड की तरफ से ब्लो कर रही होगी टुवर्ड्स द वाटर, तो ये क्या करेगी पानी के सरफेस तक आते आते जो है जितना भी वार्म सरफेस है, वार्म जो गर्मी थी, उसको ये थोड़ा सा ठंडा कर देगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो नीचे का ठंडा पोर्शन था पानी का, ऊपर गर्म नीचे ठंडा सा था, वो अभी ज्यादा प्रिवेल करेगा। बट अगर क्या होगी कि अगर सी से बहरी होगी तो कई बार क्या करेगी, जो गर्म गर्म पानी है उसको कोस्ट के पास आके इकट्ठा कर देगी। तो एज अ रिजल्ट सराउंडिंग टेम्परेचर्स भी आपके वार्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि प्रिवेलिंग विंड्स की, विंड्स कहां से चल रही है, लैंड से चल रही है, लैंड पर ठंडा के अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको समुद्र के पानी के टेम्परेचर में बदलाव दिखेगा। लेकिन समुद्र से अगर चल रही हो, समुद्र ऑलरेडी गर्म है, तो आसपास के इलाके
इलाके को भी काफी ज्यादा गर्म कर देगा। ओशन करंट्स, जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेज कर देते हैं टेम्परेचर को, किसमें, कोल्ड एरियाज में। वाइल जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं आपके क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं वार्म एरियाज में। अब जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक वार्म करंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, कहां पे, नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जो वेस्ट कोस्ट आपका यूरोप है। वाइल जो लैब्राडोर करंट, जिसे आप कोल्ड करंट कहते हैं दोस्तों, ये क्या करेगा, टेम्परेचर को कम कर देगा, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पास। तो हमने क्या देखा कि जनरली अगर वार्म ओशन, ओशन के अंदर एक करंट, करंट मतलब एक तेजी से, जैसे कैसे आप, जैसे एक तेजी से ना, एक पूरा, आप जब पानी में कभी उतरते हो, अगर कभी पानी में उतरे हो क्या है ना किसी भी चीज के, तो पानी का ना एक बहाव होता है, बहुत तेज बहाव, और वो बहाव ना ऐसे आपको खींचता चला जाता है, तो उसको अपन कह सकते हैं करंट, है ना, इस तरीके से आप समझिए। अब गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे वो रणवीर अल्लाबादिया करके एक यूट्यूबर है भाई बंदा, वो अपनी मतलब जो भी उसकी फ्रेंड थी उसके साथ स्विमिंग विमिंग कर रहा था गोवा में, तो बीच में खतरनाक अंडर वाटर करंट आया, उसको उठा ले गया पूरा, तो वो उस करंट से बाहर नहीं निकल पाता, अब उसको हेल्प आउट किया है ना एक आईपीएस कपल ने। तो दैट इज हाउ इट गोज। तो करंट इज वेरी पावरफुल गाइस, वो आपको ऐसे उठा के फेंक देगा बिल्कुल, ठीक है, तो वो होता है आपका वाटर करंट। तो वाटर करंट से अगर हम बात करें, वार्म ओशन करंट्स होते हैं जो गर्म होते हैं दोस्तों, टेम्परेचर को क्या करेंगे, ठंडे इलाकों में गर्म कर देंगे, और जो ठंडे करंट्स होते हैं क्या करेंगे, गर्म इलाकों में टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। जैसे गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म करंट है, तो ये जहां जहां से पास आउट करेगी वहां पे टेम्परेचर वार्म कर देगी। लैब्राडोर करंट क्या है बेटा अपना, ऑब्वियसली बात है, ठंडा करंट है, तो टेम्परेचर को लोअर कर देगा, राइट। चलिए, तो ये बात समझ में आई यहाँ पे, चलो बहुत सिंपल सी बात है। अब ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, लोकली तरीके से जो टेम्परेचर है ओशन का, उस पर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। जो स्लीज आपके लो लैटिट्यूड्स के अंदर है, जितने भी सीज आपके लो लैटिट्यूड्स में, वो कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर एक्सपीरियंस करती हैं देन द ओपन सीज, वेयर एज जो सीज आपके हाई लैटिट्यूड्स में, उनका टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है लोअर रहेगा कंपेयर टू द अदर सीज, ठीक है। तो ये है कहानी मेरे बच्चे। अब फटाफट से ओशन करंट्स की हमने बात कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर बात करोगे दोस्तों, तो टेम्परेचर और डेप्थ का जो प्रोफाइल है ओशन वाटर के लिए, वो दिखाता है कि कैसे कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है बढ़ते हुए डेप्थ के साथ। जितना गहराई बढ़ेगी उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये प्रोफाइल क्लियरली शो करेगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, कि बाउंड्री रीजन होता है सरफेस वाटर्स ऑफ द ओशन के बीच में एंड डीपर लेयर। सो देखो, सरफेस वाटर्स का मतलब होता है एक वो लेयर जो आप पानी की देख पा रहे हो ऊपर, और एक वो लेयर होती है जो इसके नीचे होती है दोस्तों, और दोनों में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर वेरिएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो हमने क्या देखा, जो प्रोफाइल है अपना, है ना, ये जो प्रोफाइल है डेप्थ वाला और ये वाला, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, थर्मोक्लाइन कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जितना भी आपका डेप्थ बढ़ता जाएगा आप देखोगे कि आपका क्या होता जाएगा, टेम्परेचर में ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज हाउ इट गोस, राइट। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, नंबर 1 टेम्परेचर प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या दिखाता है कि टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल क्या दिखाता है ओशन वाटर के लिए, है ना, कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक। चल, सो यहां पे हमने क्या देखा कि जो बाउंड्री है ना, देयर इज अ बाउंड्री रीजन, किसके बीच में, सरफेस वाटर और डीप वाटर्स के बीच में। तो जो आपकी बाउंड्री है कहां बिगिन करती है, करीब 100 से 400 मीटर बिलो द सी सरफेस, एंड उसके बाद कई 100 मीटर्स तक आगे बढ़ती चली जाती है। ये जो बाउंड्री रीजन है जहां से एक रैपिड डिक्रीज आता है किसका, टेम्परेचर का, इसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, थर्मोक्लाइन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरा सरफेस का टेम्परेचर था सी का, ठीक है, दिस वाज माय सरफेस टेम्परेचर। अब इससे मैं अगर 100 से 400 मीटर डीप जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, तो आपको टेम्परेचर में वेरिएशन दिखने लगेगी, ठीक है। तो एक बाउंड्री है सरफेस टेम्परेचर और हमारे डीप लेयर्स के बीच में, और इस बाउंड्री को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। तो यहां से आप टेम्परेचर में एक रैपिड रूप से डिक्रीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। 90% जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है बेटा, वो इसी थर्मोक्लाइन के नीचे आपको गहरे समुद्र में मिलता है, ठीक है। तो इस जोन में क्या है, टेम्परेचर जो है लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो थर्मोक्लाइन क्या एक तरीके से बाउंड्री है, किसके बीच में, हमारे सरफेस और डीप वाटर्स के बीच में। और इसके बाद से आप देखोगे जो डीप वाटर्स है उसका टेम्परेचर बहुत रैपिडली गिरता है दोस्तों, है ना। और इनफैक्ट जो टेम्परेचर 90% पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो इसी थर्मोक्लाइन के नीचे आपको मिलता है, राइट। तो यहां पे टेम्परेचर कितना जा सकता है, लगभग 0 के आसपास। सो दिस इज द थर्मोक्लाइन। तो आप देख पा रहे हो कितना खटाक तरीके से टेम्परेचर यहाँ पे गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि यहां पे क्या होगा कि एक सिर्फ एक लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगी सरफेस से आपके डीप ओशन लेयर तक, ठीक है। अब जो एवरेज टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर का, वो लगभग 27 डिग्री के आसपास होता है, और ग्रेजुअली ये डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हो। तो इक्वेटर के समुद्र और पोल्स के समुद्र में बहुत फर्क होगा। तो ये एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है सरफेस का 27 डिग्री। अब जो रेट है डिक्रीज का टेम्परेचर का विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, ये जनरली 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड है। मतलब इसको समझेगा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर खड़ा हूं 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ठीक है, तो मैं 20 से अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 21 पे जाता हूं, ठीक है, तो एक लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ा, तो यहां पे क्या होगा, 0.5 डिग्रीज का जो है ना यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो जितना आप लैटिट्यूड्स के ऊपर जाते जाओगे,
आप देखते हो कि यार एक थोड़ा थोड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे 0.5 डिग्रीज का यहाँ, सॉरी 0.5 डिग्रीज का ड्रॉप देखने को मेरे को मिलेगा, ठीक है। सो जो एवरेज टेम्परेचर रहता है करीब 22 डिग्री रहता है एट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास, ठीक है। 14 डिग्री रहता है एट 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास, और 0 डिग्री हो जाता है नियर द पोल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे पोल्स के पास जो ओशंस अक्सर जमी रहती हैं, ठीक है। सो जो ओशंस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इनके पास कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर है देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइटली टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इक्वेटर पे एक्जैक्टली हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बट इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो वहां पे आपको हाईएस्ट टेम्परेचर दिखेगा, ठीक है। चले, जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए वो है करीब 19 और 16 डिग्री। तो नॉर्दर्न में 19 और सदर्न में आपका 16। ये वेरिएशन क्यों है? बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। नॉर्दर्न में लैंड ज्यादा है, सदर्न में कम है। सो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि जो टेम्परेचर पैटर्न है वो भी आपको बहुत अलग तरीके से बेटा दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ना। ओके, सो इट इज अ वेल नोन फैक्ट, बहुत ही वेल नोन फैक्ट है दोस्तों कि मैक्सिमम टेम्परेचर ओशंस का कहां होता है? हमेशा उनके सरफेस के ऊपर, ठीक है, ऑलवेज एट द सरफेसेस, राइट। बिकॉज द ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डायरेक्टली उनको हीट मिलती है ना सन से, और ये हीट आपकी फिर आप देखोगे नीचे सेक्शंस में ट्रांसमिट होती जाती है ऑफ द ओशंस, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब इससे क्या होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ता है, पर जो रेट ऑफ डिक्रीज है आपका वो बेटा ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म नहीं है। जो टेम्परेचर है वो बहुत रैपिडली फॉल करता है अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स, और उसके बाद से जो रेट ऑफ डिक्रीज है आपके टेम्परेचर का वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये तो हमने देखा जैसे जैसे आप गहराई में जाते आओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन इस पैटर्न में टेम्परेचर के डिक्रीज में बड़ा नॉर्मलिटी है कि 200 मीटर तक तो रैपिडली डिक्रीज करेगा, उसके बाद अगर आप और नीचे बढ़ोगे तो धीरे धीरे करके टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक्स गाइस, इसका नाम है सैलिनिटी ऑफ द वाटर। तो आखिरी टॉपिक है बच्चे आपका सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। तो अभी तो हमने टेम्परेचर्स के बारे में बात की, हमने रिलीफ फीचर्स के बारे में बात की। अब सवाल उठता है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके समुद्र का वो है आपके सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट अगर आप देखोगे दोस्तों, यानी नमक कितना है, उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलिनिटी। अब सारा वाटर जो नेचर में, चाहे रेन वाटर हो चाहे ओशन वाटर हो दोस्तों, उनमें कुछ डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। सैलिनिटी टर्म हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना प्रेजेंट है सी वाटर के अंदर, ठीक है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड ग्राम्स के अंदर, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल कि हमने 1 किलो हमने सी वाटर लिया, 1000 ग्राम सी वाटर लिया, तो उसमें कितना ग्राम यहाँ पे नमक डिसॉल्व था, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है पार्ट्स पर 1000 या फिर पीपीटी में। तो पार्ट्स पर 1000 मतलब पीपीटी, ठीक है। सो सैलिनिटी क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा किसका? हमारे सी वाटर का, ओशन वाटर का। Salinity of 24.7% has been considered as the upper limit to demarcate brackish water। तो brackish water मतलब खारा पानी, तरीके से नमकीन ही होता है वो भी, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि salinity का मतलब, salinity का 24.7% पे है, तो आप मान लीजिए सबसे टॉप मोस्ट लिमिट है, ठीक है। तो अब आप कैसे को कह सकते हो कि हाँ यार बिल्कुल खारा ब्रैकिश वाटर है, राइट। तो सैलिनिटी का मतलब बहुत क्लियर हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो कि डिसॉल्व्ड है यहाँ पे, ठीक है, कितने में? लगभग 1 किलोग्राम सैंपल के अंदर। इसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसमें एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर 1000 यानी पीपीटी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को, नंबर 1 सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ द ओशंस। ये डिपेंड करता है इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन के ऊपर, ठीक है, वेरी सिंपल। सरफेस वाटर के ऊपर जो सरफेस आपको सतह दिख रहा है पानी का, उसमें कितना सैलिनिटी है डिपेंड करता है इवापोरेशन प्रेसिपिटेशन पे। सरफेस सैलिनिटी काफी हद तक आपको देखोगे तो कोस्टल रीजन्स में इन्फ्लुएंस होती है बाय द फ्रेश वाटर फ्लो। क्या होता है? नदियों से पानी आ रहा होता है, वैसी बात है। पोलर रीजन्स में अगर आप देखोगे तो यही चीज हो जाती है जब आपकी आइज यहाँ पे जो है बच्चे मेल्ट आउट करती है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सरफेस वाटर का सोर्स क्या है भाई? अगर आप देखोगे मिस्ट्री जो हमारे कोस्टल रीजन है, यहाँ पे तटीय इलाके हैं, वहां पे नदियां कई बार बहती हुई आकर के समुद्र में मिल जाती हैं। आप वो इलाकों की बात करो जहां पे सब कुछ जमा हुआ है, तो वहां पे जब मेल्ट होती है आपकी स्नो, तो वो पानी आपका समुद्र में ऐड होता है। विंड भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी की बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ओशन करेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं सैलिनिटी को। देखिए सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर ये आपस में रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा? सैलिनिटी ऑफ द वाटर, टेम्परेचर और डेंसिटी तीनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए कोई भी चेंज अगर टेम्परेचर या डेंसिटी में होता है तो उससे सैलिनिटी ऑफ द वाटर आपका इफेक्ट होगा, है ना। कोई बहुत सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी तीनों इक्वली रिलेटेड है। अगर उन दोनों में कोई बदलाव होता है तो जो ओवरऑल सैलिनिटी है उस इलाके में पानी की, वो भी काफी हद तक बेटा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये वो फिगर था जो आपको दिखाता है कि देखिए ओशंस का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर आप देखोगे सदर्न ओशन, जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर की ओशंस हैं, वहां पे टेम्परेचर्स आपको काफी कम मिलेंगे इनफैक्ट, है ना। और यही अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे अपने नॉर्दर्न वाली, तो यहाँ के टेम्परेचर्स थोड़े से राइज अप मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखना बहुत अपने को जरूरी है। डन। चलिए, तो आई गेस अभी आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए,
तो कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक फटाफट से, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, चलिए अब सैलिनिटी एक नॉर्मल ओपन ओशन के लिए, जो एकदम खाली समुद्र है, वो रेंज करती है 30 से 37% के बीच में। वेरी सिंपल गाइस। अब अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल जो लैंडलॉक्ड रेड सी है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घुरा हुआ है, तो लाल समुद्र के अंदर जो है आपकी सैलिनिटी लगभग 41% पहुंचती है। वेल जो एस्टुअरीज है, एस्टुअरी क्या होता है दोस्तों, जहां पे मान लीजिए रिवर वाटर है, आपका रिवर का पानी है और यहाँ पे समुद्र है, तो दोनों का पानी जिस जगह पे मिल रहा होता है ना करके, यहाँ पे बनती है आपकी एस्टुअरी। ठीक है, वाटर बॉडी बन जाती है। अब अगर हम एस्टुअरीज की बात करें, अगर हम बात करें आर्टिक आपके ओशन की, ठीक है, तो जो सैलिनिटी है वो फ्लक्चुएट करती है आपके 0 से 35% के बीच में सीजनली, राइट। हॉट एंड ड्राई रीजन्स में जहां पे इवापोरेशन बहुत हाई है, सैलिनिटी कई बार कहां तक पहुंच जाती है, 70% तक। पानी इवापोरेट हो गया, पीछे क्या बच गया, नमक बच गया, सॉल्ट बच गए। सैलिनिटी वेरिएशन पैसिफिक ओशन में मेनली किस वजह से, उसके शेप की वजह से और उसका एरिया की वजह से। सैलिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है 35 से 31% अगर आप वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, काफी सारा मेल्टेड जो पानी आर्टिक रीजन से बहता हुआ यहाँ पे चला आ रहा होता है। अब सेम वे में 15 से 20 डिग्री साउथ अगर आप जाइए, है ना, 15 से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जाइए, तो यहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाएगी टू 33%। अब एवरेज सैलिनिटी अगर आपको निकालनी की कितना नमक है लगभग अटलांटिक ओशन में, तो आपका 36% तक है। ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी कहां रिकॉर्ड की गई है, बिटवीन 15 एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। यहां पे जो ओशन का पार्ट है सबसे ज्यादा नमक आपको वही मिलेगा, तो यहाँ पे एवरेज अगर आप देखोगे दोस्तों तो काफी हाई है। अब अगर हम बात करें 20 और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में, तो हाईएस्ट सैलिनिटी गई यहाँ पे 37%। ठीक है, और वही अगर आप 20 डिग्रीज वेस्ट और 60 डिग्रीज वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स को अगर आप देखें, है ना, 20 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच का इलाका देखें, तो आप देखोगे दोस्तों की सैलिनिटी यहाँ पे कितनी थी, 37%। तो ग्रेजुअली जितना आप नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे, सैलिनिटी आपकी धीरे धीरे डिक्रीज करती रहती है। तो ये अलग अलग ओशन है जिनका यहाँ पे बताया गया कि देखो यहाँ पे कितना सैलिनिटी है। जैसे लाल समुद्र रेड सी में बहुत ज्यादा है, 41% है, राइट। एस्टुअरीज की बात करें जो आर्टिक ओशन के आसपास, मैंने आपको बताया कि जहां रिवर और सी वाटर मीट कर रहे होते हैं, काफी फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, जहां बहुत ज्यादा इवापोरेशन रेट हाई है, ड्राई रीजन है, वहां ऑब्वियस सी बात है आपको नमक देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, बिकॉज पानी वगैरह आपका इवापोरेट हो जाता है। अब अगर हम नॉर्थ सी की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ सी, है ना, इसके बाद में आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, ओ हो ऐसा करके, है ना, बड़े खतरनाक वाले गाने वाले रील्स आते हैं। चलिए, तो नॉर्थ सी अगर हम बात करें, नो डाउट कि काफी हाई लैटिट्यूड्स पे, बट उसके बाद भी इसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज काफी ज्यादा सलाइन पानी, सलाइन पानी मतलब जो नमकीन पानी होता है ना, वो कौन लेकर के आ रही होती है, द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब जो बाल्टिक समुद्र है रशिया के आसपास अगर आप देखोगे, तो इसमें सैलिनिटी काफी कम है, क्योंकि अगर आप देखोगे रिवर वाटर यहाँ पे आके गिरता है लार्ज क्वांटिटी में, राइट। जो मेडिटेरियन समुद्र है आपका, सी है, इसमें हायर सैलिनिटी बिकॉज ऑफ हाई इवापोरेशन। सैलिनिटी अगर आप देखोगे तो ब्लैक सी के अंदर जो आपका है वो काफी कम है, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारा फ्रेश वाटर जो आपका रिवर्स जाके डाल रही होती है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एवरेज सैलिनिटी है इंडियन ओशन का, वो कितना है भाई, 35%। लो सैलिनिटी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल के अंदर। क्योंकि इस जगह पे भी बे ऑफ बंगाल में आपको पता है कि बहुत सारी हिमालयन नदियां और बहुत सारी पेनिनसुलर नदियां आके गिरती हैं, तो एज अ रिजल्ट नदियों में पानी जो होता है वो कम खारा होता है, कम मतलब नमक वाला होता है। तो एज अ रिजल्ट बे ऑफ बंगाल में भी खारा पानी इतना ज्यादा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप अरेबियन सी को देखें, तो अरेबियन सी में सैलिनिटी हाई है। क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पे इवापोरेशन भी तकड़ा है, साथ ही साथ जो है फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा नहीं आता। तो नर्मदा और तापी ही दो बड़ी नदियां हैं जो आपकी जाके अरेबियन सी में फॉल करती हैं, अदरवाइज मैक्सिमम नदियां भारत में बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। तो नदियों का पानी मीठा पानी कहलाता है, राइट। तो एज अ रिजल्ट मीठा पानी अगर गिरेगा बंगाल की खाड़ी में जाकर के, तो वहां पे नमक वाला कंटेंट थोड़ा आपको कम मिलेगा। वहीं अरेबियन सी में ऐसा नहीं है, तो वहां पे आप देखोगे काफी हाई सैलिनिटी है, राइट। चलो, तो आगे देखेंगे इस फिगर को, सैलिनिटी वाले को। लेट्स कम टू द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो गया हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल मतलब हम लैटिट्यूड्स और के बेसिस पे देख रहे थे, ठीक है, अभी तक, राइट। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सैलिनिटी चेंज करती है गहराई के साथ, राइट। द वे इट चेंजेस डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द सी। जो सी का लोकेशन है वो भी काफी हद तक क्रूशियल है। अब आप देखिए, सैलिनिटी जो सरफेस के ऊपर है वो इंक्रीज करेगी बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइज और इवापोरेशन। मान लीजिए इवापोरेट कर गया वाटर, जम गया, तो उससे क्या होगा भाई, आपका पानी खत्म हो गया, तो नीचे क्या बच गया, सॉल्ट्स बच गए। अब अगर आप देखोगे सैलिनिटी, ठीक है, और डिक्रीज बाय द इनपुट ऑफ द फ्रेश वाटर सच एज फ्रॉम द रिवर्स। तुमने यही देखा है, या फिर अगर नदियां अपना पानी जाकर के कहीं डंप करेंगी किसी ओशन या सी में, तो भी सैलिनिटी डिक्रीज करती है। सैलिनिटी डेप्थ के ऊपर काफी फिक्स्ड है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे वाटर आपका लॉस हो जाएगा, सॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक प्रॉपर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है सैलिनिटी के बीच में, सरफेस जोन्स के बीच में और डीप सी जोन्स के बीच में। तो अभी तक तुमने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे देखा गया सैलिनिटी कैसे डिक्रीज इंक्रीज करती है। अब अगर आप गहराई की बात करें, तो ये सरफेस वाटर है अपना, ये अपना डीप ओशन है। तो यहाँ पे डीप ओशन तक आते आते आपको ना बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे नहीं, इवापोरेशन वाला सिनेरियो नहीं होगा, कुछ एडिशनल यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे
तो हमने ये देखा कि सरफेस और डीप ओशंस के बीच में एक तगड़ा डिफरेंस है। लोअर सैलिनिटी वाटर कहां रेस्ट करता है? अबव द हाई सैलिनिटी डेंस वाटर। अच्छा, अब अगर आप देखोगे पानी के लेयर्स में डिफरेंस आता है। जो आपके लो डेंसिटी वाला वाटर है, कम सैलिनिटी वाला, ठीक है, वो नीचे होगा और हाई डेंसिटी वाला हमेशा ऊपर होगा। सैलिनिटी जनरली कब इंक्रीज करेगी? विद द डेप्थ, एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोस लाइन, जहां पे सैलिनिटी इंक्रीज करती है शार्पली। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, ठीक है, एकदम से इंक्रीज नहीं होगी यहाँ पे, तो डेप्थ के साथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगी। और एक जोन ऐसा आएगा जहां पे बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, इसको हम कहते हैं हेलोक्लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेलोक्लाइन, ठीक है। चलिए, अदर फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रख लिया जाए तो जो इंक्रीजिंग सैलिनिटी है सी वाटर की, उससे क्या होता है? उसका डेंसिटी भी बढ़ता है ना, भारी होता है। आप देखिए नमक वाला पानी का डेंसिटी हाई होता है, तो हाई सैलिनिटी वाला सी वाटर जनरली अगर आप देखोगे लोअर वाले के नीचे फिर सिंक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलिए, इसी वजह से क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो वी सी दैट कि धीरे धीरे करके जब डेंसिटी बढ़ती है तो भारी होता है ना जब आपका सैलिनिटी बढ़ती है, जब नमक और ऐड होता जाएगा तो लोअर्स भी आपके पानी के जो लेयर्स है वो भी काफी भारी होती जाएंगी। तो पहले क्या हो रहा था कि जनरली आप देखोगे तो एक प्रॉपर ऐसा मतलब कहते हैं एक प्रॉपर ऐसा लेयर्ड पैटर्न बन गया, राइट। वेरी वेरी सिंपल। तो हमने पहले क्या देखा था कि जो आपका कम सैलिनिटी वाला पानी था का हल्का डेंसिटी वाली चीज फ्लोट करेगी, राइट। तो हल्का डेंसिटी वाला फ्लोट जो मतलब वाटर होता है हमेशा ऊपर रहेगा आपका, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो जो हमारा हेवी डेंसिटी वाला पानी, इसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे करके आपको नीचे जाना दिखाई देगा। तो इससे क्या हुआ? एक लेयर बन गई कि ऊपर एक हल्के वाला है, नीचे एक भारी वाला है, तो इट्स कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, एक प्रॉपर लेयर जिसको नमक की वजह से बन रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे परसेंटेज दिया है कि कितना पार्ट्स पर थाउजेंड या कितना परसेंटेज ऑफ आपको सैलिनिटी मिलने वाला है वर्ल्ड ओशन के अंदर। तो आप देखिए कितना खतरनाक तरीके से, आप जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे दोस्तों, आप देखोगे इस पर भी तगड़ा इंपैक्ट पड़ता जाएगा। या ऐसे इलाके जो आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के बहुत पास है, वहां पे आपको डिफरेंसेस थोड़े कम देखने को मिलेंगे। देखो, आप बंगाल की खाड़ी की बात करिए और यहाँ की बात करिए, तो दोनों में फर्क आपको दिख जाएगा इस चीज का, राइट। चलिए, तो सैलिनिटी काफी हद तक डिपेंड करती है अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स के ऊपर भी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे किसके ऊपर भी? हमारे डेप्थ्स के ऊपर भी। तो दोनों तरीके से आपका सैलिनिटी ऑफ द वाटर आपको देखने को मिलता है कि भाई बहुत इंपैक्टफुल है, राइट। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का कौन सा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है? प्रेसिपिटेशन होती है, कंडेंसेशन भी होता है आपका, है ना, हाइड्रेशन भी होती है कि नहीं होती है? बताना फटाफट से, ठीक है। सो इवापोरेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, कंडेंसेशन होती है। जो नहीं होता है वही आपका आंसर है कि कौन सा भाई यहाँ पे नॉट अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। चलिए, एवरेज डेप्थ यार कॉन्टिनेंटल स्लोप का वेरी करता है, हमने जस्ट सही पढ़ा था कि काफी गहराई हो सकती है कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर, ठीक है। तो उसको अपन मार्क करना है। और क्या क्वेश्चन था अपने पास? विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर फीचर। इसमें से कौन सा एक माइनर फीचर नहीं है? ऑब्वियसली बात है, ट्रेंचेस नहीं है दोस्तों, ओशनिक डीप्स नहीं है, ठीक है। तो उनको हम ट्रेंचेस कहते हैं, ओशनिक डीप्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, थोड़ा बहुत था, मतलब बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था मेरे भाई, ठीक है। तो सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक था, ठीक है। तो कुछ थोड़े बहुत ट्विस्टिंग्स थे। तो आपको जो मेजर क्वेश्चन आएगा सैलिनिटी के ऊपर आता है, आपको मेजर क्वेश्चन आएगा कि भाई ये अलग अलग रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, टॉल्स क्या होते हैं, मिड ओशनिक रिज क्या होती है, या फिर आपसे ये पूछेगा मेरे भाई कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, ठीक है, शेल्फ और स्लोप का डिफरेंस क्या है। तो ये वो मेजर आप कह सकते हैं बेटा फीचर्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आपको स्कूल में देखने को मिल सकता है। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चले, तो इस चैप्टर को दोबारा से एक बार रिवाइज करेगा, नोट्स को एक बार रिवाइज करेगा, लगभग 47 मिनट्स का वीडियो है, तो फटाफट से देखिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू।